नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब उनको देना ही होगा जिन्होंने इस देश के देशभक्तों का अपमान किया है। बिल्कुल जवाब उनको देना होगा जिन्होंने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस देश के महापुरुषों का पूरी तरह से अपमान किया है। जो सम्मान के हकदार थे उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और जो इस देश में आक्रमण करने वाले आक्रांता थे, गाजी थे, उनका सम्मान किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो चुनावों की दहलीज पर है और चुनावों से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो देशद्रोह का एक जीता जागता नमूना ही कहा जाएगा। गाजी की मजार पर सजदा की सियासत शुरू हो गई है। पार्टी का नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, लेकिन काम सुहेल देव का अपमान करना, उस राजा का अपमान करना जिसने आक्रांताओं के दांत खट्टे किए, उस आक्रमणकारी के दांत खट्टे किए जिसने इस देश के हिंदुओं पर, इस देश की धरती पर कत्लेआम की एक बड़ी कहानी लिखी थी। आज उसी गाजी का महिमा मंडन हो रहा है। गाजी के आगे सजदा किया जा रहा है। तो क्या यह देश के उस महापुरुष का अपमान नहीं है? यह देश का अपमान नहीं है, देश की संस्कृति का अपमान नहीं है? और इसी पर आज खुलकर सवाल पूछेंगे और खुलकर जवाब की उम्मीद भी रखते हैं। हम आज की चर्चा शुरू करें। आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले आइए इस विशेष रिपोर्ट को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब मात्र कुछ महीनों का समय बाकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी बिसाते बिछाने में जुटे हैं। उधर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव निर्विरोध जीतकर ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रचंड आंधी लगातार चल रही है और 2022 में पुनः भारी बहुमत के साथ वापसी का संकेत भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। लेकिन एक नेता जो यूपी चुनाव में योगी को सत्ता में वापस नहीं आने देने की चुनौती दे रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में हर हाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा की लड़ाई एआईएमआईएम से है? तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि भाजपा के सामने एआईएमआईएम की हैसियत ना के बराबर है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने का काम एआईएमआईएम बखूबी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स मुख्यतः सपा और बसपा के साथ जाते हैं। ऐसे में ओवैसी का यूपी के रण में उतरना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ही घातक सिद्ध होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से ओवैसी का यूपी चुनाव लड़ना अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम ने लड़े हैं वहां पार्टी जीती भले ही ना हो, लेकिन मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके सियासी समीकरण बिगाड़ने में कामयाब जरूर हुई है। बंगाल चुनाव में भले ही ओवैसी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बिहार के मुस्लिम बाहुल्य इलाके सीमांचल में ओवैसी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए और राजद की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, जिसके चलते एनडीए गठबंधन की जीत हुई। यूपी में भी क्या कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है, क्योंकि मुस्लिमों का नाम मात्र वोट ही भाजपा के साथ जाता है। वहीं ओवैसी के लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान सपा, बसपा और बाकी दलों को ही होगा, भाजपा को नहीं। सुदर्शन न्यूज के लिए शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सीधे सीधे दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी योगी सरकार दोबारा नहीं बनेगी। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आती हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। यानी वोट के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगा, वोट के लिए इस देश की महापुरुषों का भी अपमान करेगा। नाम पार्टी का महापुरुषों के नाम पर तो हो जाएगा, लेकिन काम उनके अपमान वाला होगा। इसीलिए आज सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गाजी की मजार पर सजदा करके
किसे अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे लोगों को देश का कहा भी जाएगा या नहीं, ये भी सवाल खड़ा होगा इस चर्चा के दौरान। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। आज के पैनलिस्ट को जरा फ्रेम पर लेकर आइए। स्वागत करना चाहूंगी बीजेपी से हमारे साथ आज पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता अनिला सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं उमा शंकर राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है उमा शंकर जी आपका भी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से सत्येंद्र यादव जी, जिनको हीरो भैया के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उमा शंकर जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें आई वो वाकई बहुत हैरान करने वाली थी। पार्टी का नाम तो आप लोगों ने राजा सुहेल देव के नाम पर रखा, लेकिन काम क्या कर दिया? उनका अपमान कर दिया। उस गाजी के मजार पर जाकर सजदा कर लिया, माथा टेक दिया, जिसके दांत खुद राजा सुहेल देव ने खट्टे किए थे। वो आक्रांता जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, आज आपको वोट बैंक के लिए उस गाजी की मजार पर जाकर माथा टेकना पड़ गया। आपने तो अपनी पार्टी के नाम को ही बदनाम कर दिया सर। इस बात कि भाजपा दुष्प्रचार की है। जब 2007 आने जी जिन्ना के मजार में जाके चादर चढ़ाते हैं तब सही है। जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ जो सरकार बनाते हैं तब विचारधारा इनकी सेम हो जाती है। मुगलों के बनाए हुए जो लाल किला उस पर झंडा चढ़ाते हैं तो उससे कोई इतराज नहीं होता। ताजमहल का हम दीदार करते हैं उससे कोई इतराज नहीं होता है। लेकिन जब ओवैसी की गाड़ी सैयद सलार गाजी के मजार के दरगाह पे जाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाता है और माननीय नेता राजभर जी उनसे गठबंधन करते हैं। उमा शंकर जी, सैयद सलार मसूद कौन था? कौन था सैयद सलार मसूद? कौन था जिसकी मजार पर जाकर मैं तो ऐसे आक्रांता को कोई सम्मान नहीं दे सकती। मुझे बस इतना बताइए, सैयद सलार मसूद कौन था? सैयद सलार मसूद जो है आक्रांता था, लेकिन आज के देश में बस आज की परिवेश में तो आक्रांता की मजार पर जाकर सजदा करेंगे। पार्टी का नाम सुहेल देव के नाम पर, राजा सुहेल देव कौन थे? जितने भी बाहरी लोग आए हैं सभी हिंदुस्तान को लूटे, लेकिन हिंदुस्तान में आज राजा सुहेल देव कौन थे? उमा शंकर जी, मुगलों द्वारा बनवाया गया है, आप उससे झंडा पर आने की बात करते हैं। उमा शंकर जी, राजा सुहेल देव कौन थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन मुगलों द्वारा बनवाया गया तो आप ये कहते हैं नहीं। उमा शंकर जी, जिनके नाम पर आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है, राजा सुहेल देव कौन थे? महाराजा सुहेल देव हिंदू के लिए थे और हिंदू सोए थे, इस बात को आप ध्यान रखिए। और राष्ट्र को एक करने के लिए जो आक्रांता क्या किया था उन्होंने? उनको क्या किया था उन्होंने? क्या करने का सवाल है मैडम, इस बात को आप सवाल है उमा जी, सवाल इसलिए है क्योंकि राजा सुहेल देव के नाम पर आप जो बड़ी बड़ी राजनीति करने का दम भरते हैं, आज उन्हीं राजा सुहेल देव की आत्मा रो रही होगी क्योंकि आपने उनका खुलकर अपमान किया। उस गाजी की मजार पर जाकर सिर टेक दिया, उस आदमी के साथ, उस पार्टी के साथ, उस हैदराबाद के निजाम के वंशजों के साथ आपने हाथ मिला लिया जिन्होंने इस देश में हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये बात आपको नजर नहीं आएगी, यानी वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगा। अनिला सिंह जी, देश के नागरिक नहीं है आज, इस देश का नागरिक, इस देश पर आक्रमण करने वाले, इस देश के हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम करने वाले के आगे सजदा नहीं करेगा। इस देश का नागरिक, इस देश पर आक्रमण करने वाले, यहाँ के हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम करने वालों के आगे सजदा नहीं करेगा। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। अनिला सिंह जी, देखिए टू सिंपल क्वेश्चन मैंने बहुत जी अनिला जी बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने किया था, उस बेसिक क्वेश्चन में ही आंसर उमा जी दे गए, लेकिन उमा जी आंसर तो दे गए लेकिन उसकी जो संजीदगी है उसे नहीं समझ पाए। नहीं, आपने इनसे पूछा कि ये जो व्यक्ति है जिसकी दरगाह पर ओवैसी जी गए, जिन्ना इन मेकिंग में इनको बोलती हूँ, ये कौन था? सैयद सलार मसूद जो है जिसको गाजी मियाँ भी कहा जाता है, ये कौन था? उत्तर नहीं दे पाए। फिर आपने इनसे पूछा कि राजा सुहेल देव कौन थे, जरा उनके विषय में कुछ बताइए, जिनके नाम पर आपका पूरा राजनीतिक दल है, उनके विषय में भी बहुत कुछ ये नहीं बता पाए। तो मैं बता देती हूँ आपको उमा शंकर जी, राजा सुहेल देव न केवल राजभर समाज के आदरणीय हैं, परंतु पूरा हिंदू समाज उनके ऊपर, मैं कहूंगी पूरा भारत उन पर नाज करता है, क्योंकि उन्होंने एक आतंकवादी जिसने भारत पर 11 बार हमला किया उसका खात्मा किया।
उसको मार डाला, और जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें थी उन्होंने उसकी जाके दरगाह बना दी। और आज ये व्यक्ति ओवैसी जो यहाँ पे राजनीति करना चाह रहे हैं आपके नेता के साथ, जिसका आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हुआ है, वहां जाकर माथा टेक रहा है। तो सीधे सीधे अपमान किसका है? राजभर जो समाज है उसका अपमान है। उत्तर आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है, प्रश्न आपको हमसे नहीं करना है कि अडवाणी जी ने क्या किया और हमने महबूबा जी के साथ गठबंधन किया कि नहीं किया। उत्तर आपको राजभर समाज को देना है कि भाई एक ऐसा राजा सुहेल देव जिसने खात्मा किया था इस व्यक्ति का, इस आतंकवादी का, जिसने हमारे भारतीयों को मार डाला, काट डाला, उसकी दरगाह कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने बना दी। वह माथा टेकने जो वैसी गए हैं उनका हाथ पकड़ के राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। आप सोचकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो आप उमा जी से बड़ा साधारण सा एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। अनिला जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत साधारण सा एक प्रश्न और जरा उमा जी के सामने रखना चाहती हूँ। उमा जी, आप मत्था टेकने के लिए तो चले गए, आपके प्रणेता वहां पर, एक बार भी क्या ओवैसी से कहने की हिम्मत हुई कि चलो जरा राजा सुहेल देव की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर लेते हैं, उनको भी सम्मान दे देते हैं? किया क्या, कहा क्या? मैं तो यही भाजपा वालों से कहना चाह रहा हूँ, कल तो महाराजा सुहेल देव के नाम से भाजपा को बताइए, देश की जनता को बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को, राजभर समाज को बताइए ये बात। आप जब पेड़ लगाते हैं, राजभर से लगाते हैं और जहाँ बहन कर रही है, हिंदुओं की बात कर रही है, महाराजा सुहेल देव हिंदुओं के आ जाते हैं। लेकिन 2017 में क्या है, इस बात को पूछिए कि जब केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब वह हिंदू भगवान आई, आप योगी जी को बना देते हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य पीछे से रात पे आ जाते हैं, तब वहाँ आपका हिंदू जवाब दे दीजिए। दूसरी बात जो है, जब जुम्मा की मैदान में आडवाणी भी जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, तब आपको उससे एतराज नहीं होता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जब आप पीडीपी के साथ गठबंधन बनाते हैं, सरकार की सियासत करते हैं। ठीक है अनिला जी, जवाब दीजिए। आप दोनों आमने सामने हैं, अनिला जी और उमा जी आप लोग आमने सामने हैं। अनिला जी, जानकारी नहीं होगी जब आप किसी देश में विजिट करने जाते हैं, आप एक स्टॉलवर्ट लीडर होते हैं, तो ये परंपरा रहती है कि वो वहाँ की जो देश की जो सरकार होती है आपको अलग अलग मेमोरियल्स पे ले जाती है, जो उनके वॉर हीरोज होते हैं, जो उनके स्टॉलवर्ट लीडर्स होते हैं, तो उनके मेमोरियल पे ले जाती है। अगर अडवाणी साहब को पाकिस्तान की सरकार वहाँ पे जिन्ना साहब के कब्र पे ले गई थी, तो वो सरकार लेके गई थी उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। जिन्ना साहब जो हैं भाई, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, उनके लिए तो वो वॉर हीरो हैं, पूरे हीरो हैं पाकिस्तान के। तो ये ऑफिशियल एक कई बार आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको मानना पड़ता है, उसके तहत गए थे। शायद इनको जानकारी नहीं होगी इसलिए ये बोल रहे हैं। और आप हमसे कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती से आपने क्यों गठबंधन किया था, तो हमसे सीख लीजिए ना, गलत गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो आप गलत गठबंधन में हैं जो कि एक ठगबंधन है, और आपको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर नहीं देना है, आपको उत्तर देना है अपने समाज को। मैं यही गठबंधन पूछने जा रहा हूँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ आपने गठबंधन किया तो क्या हुआ गठबंधन सही था? तब आपकी विचारधारा अरे मैं कहती हूँ हमसे सीख लीजिए, हमसे सीख लीजिए। हमने वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो गठबंधन छोड़ा ना हमने, तो हम तो कह रहे हैं हमसे सीख ले लीजिए, 2 सबक हमसे ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से 2 सबक ले लीजिए। आप गलत गठबंधन में भाई साहब, हम तो कह रहे हैं कि गलत लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बोलते जो देश के मुसलमान हैं, क्या वह नागरिक भारत के नागरिक नहीं है? आज भागवत जी से यही बात आपको नहीं पूछ लेती है कि जो कहते हैं कि देश में जितने नागरिक हैं, सारे देश के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? क्यों फर्क आप बता रही है? जब वो विकास राजभर कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर देती है। उमा शंकर जी जरा सुन भी लीजिए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी दे रही हैं। वो पूछ रही हैं आपसे कि देश का मुसलमान कौन है और देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी किसने ले रखी है। चलिए मैं आती हूँ अनिला जी, उमा शंकर जी आपके पास भी आती हूँ। 2 और मेहमान जरा उनका जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। सत्येंद्र यादव जी, बहुत बड़ी भूमिका होती है मुस्लिम वोटर्स की उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो। अब तो देखिए चैलेंजेस तो ओवैसी ने आपको भी दे दिया है, और आपका तो आप कहते हैं आपका कोर वोट रहा है, आपके तो कोर वोट को तो देखिए अब आक्रांता का महिमा मंडन हो रहा है उसी कोर वोट का। हाँ सत्येंद्र जी, मुझे भी सुनिए जी। सबसे पहले तो कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज जो आपकी डिबेट है, इस डिबेट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, ज्यादा गंभीर ये है,
जिसको आपने हेडलाइन में 50 में से एक खबर बना के दिखा दिया। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार में जो महिलाओं का चीरहरण आज पूरा देश देख रहा है। आज आपने मजार की जो आप बात कर रहे हैं, मजार आज महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, किसने चादर चढ़ाई, किसने क्या किया। आप लोग इस ओवैसी और हिंदू मुसलमान से आप लोग कब निकलेंगे, पहले सबसे पहले तो ये बताइए। दूसरी बात है कि ये अब पूरा देश जान चुका है कि आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, किस मुसलमान ने क्या कह दिया, किसने कहा मजार पे क्या चढ़ा दिया, तो किसने कर तकलीफ दिया। हो रही है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश सच दिखा रहे हैं तो तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात मैंने सुन ली। और अगर आपने ध्यान से देखा होता ना, अगर आप लगातार अगर चैनल को देख रहे होते तो आप ये भी देखते कि इस खबर पे जिस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया है, जो रिस्पॉन्सिबल है उन सबकी कड़ाई खोली गई है। अरे सर, अरे सत्येंद्र जी, अरे सत्येंद्र जी, सच को स्वीकारना सीखिए। आप इस तरह से डिफेंड करके ये बताना चाह रहे हैं कि अगली बार आप जाएंगे गाजी की मजार पर मत्था टेकने के लिए, और इसीलिए आपने ऐसा डिफेंस शुरू किया है। आप जा रहे हैं क्या मूड बना रहे हैं क्या कि मुस्लिम वोटर्स आपकी तरफ आ जाएं, इसीलिए क्या मूड बना रहे हैं क्या कि गाजी की मजार पर मत्था टेकेंगे? सुनिए, आप जो गला फाड़ के चिल्ला रही हैं, सवाल नहीं सुन पा रहे हैं और इसीलिए बेतुका डिफेंड कर रहे हैं आप। अरे आप लोग बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बोलिए खुलेआम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आप बीजेपी और सरकार की तरफ से बोलिए। ये देश की जनता का अपमान है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। एक देशद्रोही, एक आक्रांता के इसका सजदा करना उत्तर प्रदेश की जनता का ये अपमान है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे आप। हजम नहीं हो रही है बात आपको, इसलिए क्योंकि आपका भी कोर वोटर कहीं ना कहीं से अफेक्टेड है। चलिए अनिला सिंह जी, बोलने नहीं थी कि आप डिबेट क्यों रखती हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप मुद्दों पर बात करिए, आप मुद्दों पर बात करिए। सुनिए, आप ये कोई मुद्दा नहीं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप पहले उसे सुने। आप एक महिला हैं और आपने एक महिला को लेकर मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आपको सबसे पहले आपको पहले ये सोचना चाहिए, एक महिला होकर आप एक महिला के बारे में पूरी बात न सुनकर आप बेवजह का डिबेट में प्रेशर बना रही हैं और बात को घुमाने के लिए। अरे बीजेपी कम पड़ गई थी क्या मुद्दे से भटकाने के लिए? क्या बीजेपी का सरकारी तंत्र कम पड़ गया है कि मीडिया? समाजवादी पार्टी पिछला इतिहास खोलना शुरू करूं? महिलाओं का कितना सम्मान होता है, पिछला इतिहास खोलना शुरू करूं? आपकी ही पार्टी की उम्मीदवार थी जिन्होंने खुलकर कहा था कि मुखिया सुनते नहीं हैं, अब महिलाओं का अपमान होता है। इतिहास खोलना शुरू करूं? महिलाओं का क्या कितना सम्मान आप लोग करते हैं, कितना लिस्ट में महिलाओं को जगह देते हैं। अरे सत्येंद्र जी, मुद्दे से मत भटकिए। डर इसलिए आपको लग गया, क्योंकि आपके भी कोर एजेंडे में होगा गाजी की मजार पर सजदा करना। जरा सत्येंद्र जी और अनिला जी को हमने सामने ले आए। अनिला जी देखिए, सच चुप गया, बीजेपी की तरफ से बोल रही है, सच चुप गया। अनिला जी और सत्येंद्र जी को हमने सामने ले आए। सत्येंद्र जी मुझसे बहस मत करिए, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब दीजिएगा। अनिला जी और सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आज देखिए, ये भी एक महिला प्रवक्ता है, इन्होंने जो अभी बात कही है सिर्फ चादर चढ़ाने की बात की, और जो जब अडवाणी जी की बात आई कि लालकृष्ण अडवाणी जी जिन्ना की चादर मजार पे चादर चढ़ाने गए थे, तो इन्होंने अभी उसको ऑफिशियल प्रोटोकॉल बता दिया। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तहत अडवाणी जी ने चादर चढ़ाई थी। बीजेपी सुनिए, आप झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। बीजेपी पूरी तरह से फेल है। उत्तर प्रदेश में बोलना बंद करिए। इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, सरकार जाने वाली है, तब मैं बोलूंगी। चिल्ला के मैं नहीं डिबेट कर रहा हूं। और सिर्फ अनिला जी, दरअसल क्या है कि भूल गए बदल रही है इनकी पार्टी के पूर्व मुखिया जिन्होंने कहा था ना कि लड़कों से गलती हो जाती है और ये चले हैं महिलाओं का सम्मान का पाठ पढ़ाने के लिए। ये महिलाओं के सम्मान का पाठ पढ़ा रहे हैं और अपना बुलाना इतिहास भूल गए। अनिला जी जल्दी से रिएक्ट करिए, फिर मैं चुप कराइए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। देखिए सत्येंद्र यादव जी, पहले बात तो झूठ बोलना बंद करिए। जिस महिला को जिस व्यक्ति ने छेड़ा था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सपोर्टर था और उसको पकड़ भी लिया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, क्षेत्र अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, तुरंत एक्शन में लेकर आए हैं। महिलाओं का सम्मान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी जो गुंडे बदमाशों
को हमेशा पनाह देती है, वो तो हमें पाठ ना पड़ा है बीजेपी के कि महिलाओं का सम्मान कैसा होता है। पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात बीजेपी ये के गुंडों को सुनिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। एक क्षेत्र और के समाजवादी एक पार्टी के जाति लोगों को की गुंडा कहने से राजनीति करने आप वाले देख लीजिए, जो है आज आपकी हमें ना केंद्र बताएं, सरकार है, आज वो आपकी हमें ना राज्य बताएं सरकार है, कि एक किस बहन प्रकार की बेटी राजनीति सुरक्षित नहीं करनी है। चाहिए। जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, हम सिर्फ एक बहन की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में आप देख लीजिए। आप समाजवादी पार्टी को गुंडे कह रहे हैं, आप पहले बीजेपी के गुंडों को संभालिए, बीजेपी के गुंडों को आप कंट्रोल करिए। पूरे सत्येंद्र जी, प्रदेश सवाल में पूछ लिया ना, लंबी फेहरिस्त हो गया, अब उनका जवाब भी जरा शांति से सुनिए और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैंने उत्तर दे दिया। सबसे पहली बात तो एक नंबर की झूठी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिस महिला के साथ छेड़खानी हुई, वो जो व्यक्ति था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सपोर्टर था, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बाकी पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत की तुरंत कर दी है। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, बहुत ही डेडिकेटेड चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। उन लोग किसी उनको ना तो सफाई महोत्सव करना है, ना वहाँ पर बॉम्बे से हीरो हीरोइनों को बुला के नचवाना है। उनका काम केवल एक ही है, सुन लीजिए, प्रदेश को आगे बढ़ाना। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, 2016 में जो गुंडागर्दी आप लोगों ने करी थी, 79% जो आपके कैंडिडेट जीत कर आए थे, आप पूरी गुंडागर्दी के साथ, और क्या क्या नहीं किया था आपने 2016 के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। तो यहाँ पर हमें पाठ ना पड़ा। ये जब कुछ घटनाएं अगर हो गई हैं, कुछ घटनाएं हो गई हैं, उनको कंट्रोल भी किया है योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रशासन ने। आप लोगों ने प्रयास, देखिए एक बात के लिए, पर आप सफल नहीं हो पाए। ठीक है, एक बात तो देखिए इतनी तय हो गई है कि जिस तरीके की ओवैसी और ओम प्रकाश की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में जो एजेंडा सेट किया गया है, इतनी देर से सत्येंद्र यादव जी ने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं सत्येंद्र जी समाजवादी पार्टी के एजेंडे में भी है। मैंने आज तो मान लिया, मैंने मान लिया कि अब नेक्स्ट आपको मत्था टेकने के लिए गाजी की मजार पर जाना है। ठीक है, अविनाश जी का टर्न था, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अविनाश जी माफी चाहती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ब्रेक के बाद लौटूंगी तो सीधे आपके पास पहुंचती हूँ और सीधा सीधा सवाल है, सवाल इस देश के महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। क्या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए महापुरुषों का अपमान भी कर जाएंगी और ये देश ये बर्दाश्त कर लेगा? बड़ा सवाल है। संजीदगी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाजी की मजार पर सजदा की सियासत जारी है हमारा डिस्कशन, और सीधे सीधे सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के लिए इस देश के महापुरुषों का अपमान भी कर दिया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने इस देश में कत्ल आम की एक नई कहानी लिख दी थी, जिनको दबाने, जिनके दांत खट्टे करने के लिए हमारे देश के ही महान पुरुषों ने, देश के वीर योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या आज उनके बलिदान की वोट बैंक के आगे कोई कीमत नहीं है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधे ब्रेक के बाद मैं अविनाश जी के पास आना चाहती हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अविनाश जी, जब भी हम कभी देश की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, तो दो बड़े शब्द आते हैं बार बार और राजनेता यूज करते हैं इसे, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारे देश के महान पुरुषों का अपमान होता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कहीं से भी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर आप ये देखिए अभी तक जो सवाल आप पूछ रहे हैं या जवाब दिया जा रहा है वो एक इतिहास से गलत की बात है। मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूँ अपने भाई राजभर साहब से, ये आर्टिकल 370 जो कश्मीर में जो हटाया गया, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको? ये उनको फायदा हुआ जो पाकिस्तान से आए हुए जो एससी लोग जो थे, जो जाटव लोग थे, जिनको ये मुसलमान लोग मलिक कहते हैं, उनका छुआ हुआ वो बहुत दूर रहते हैं उन। आज ये एक अच्छी बात है कि शायद वोट की राजनीति या वोट की पॉलिटिक्स की वजह से शायद आज मुसलमान एक मलिक से गले मिलने को तैयार हो रहा है, पर एक तरफ तो ये बड़प्पन दिखा रहे हैं। पर आप याद कीजिए ओवैसी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो 15 मिनट पुलिस हटा लो के लिए जाने जाते हैं, वो
दाढ़ी और इंशाअल्लाह की जैसे वक्तव्य देख करके वोट बटोरने के काम आते हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं। उनका क्षेत्रफल हैदराबाद के अलावा और कहीं नहीं है। वो उनके हर वोट पे एक कहीं ना कहीं मुसलमान की छाप दिखती है। तो वो एक यूपी में एक शोध करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक अनहोनी अलायंस जिसको कह सकते हैं, ये पिछले वाला अलायंस नहीं है, ये केवल एक नंबर की अरिथमेटिक की बात है। पर इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये यूपी की जनता है, ये भारत की नए भारत का जागा हुआ जनता है, ये अरिथमेटिक पे नहीं, ये केमिस्ट्री पे चलता है। नंबर 1। नंबर 2, ये सपा के जो आकर के आज लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं, इनका पूछिए इनके जमाने में ये मुख्तार अब्बास जो अंसारी है वो क्या करता था, कहाँ से वो धन इकट्ठे कर रहा था। तो सपा वो आखिरी पार्टी चाहिए, आखिरी पार्टी होनी चाहिए में नैतिकता की बात करें। चुनाव हारने के बाद जो अपना करते हैं वहां से भी ये कुछ लेके चले जाते हैं। शब्द कृषि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि शायद कहीं सुनेगा इनको, बट सपा अपने आप को बुरी तरह एक्सपोज कर चुकी है। जिनके मुखिया आपने सही कहा उससे गलती हो जाती है, जैसे वक्तव्य दे चुके हैं। इनके राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल था, ये सफाई में महोत्सव करते थे और पूरे की पूरी यूपी जलती थी। तो हुए इनके कार्यकाल में वो मुसलमान अभी भूले नहीं है। तो वैसी इस तरह के मुसलमान बिल्कुल कट्टर होते हैं, वो बिल्कुल कट्टर मुसलमान होते हैं और राजभवन में भी वो बिल्कुल से जुड़े हुए लोग हैं। उनके 500,000 वोट के लिए ये पूरे यूपी का चक्कर लगा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है, ये नया भारत का केमिस्ट्री है। और योगी जी ने जो भी काम किया है, यूपी की जनता उनको और एक 5 साल का समय देकर के देखना चाहेगी। ठीक है, काम पर और मुद्दों पर जनता वोट देने के लिए जाती है। लेकिन अनिला सिंह जी, यहाँ पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, बीते अगर मैं 1 साल की बात करती हूँ, पीछे और ज्यादा नहीं जाते हैं, बीते 1 साल में बहुत सारे चैलेंजेस यूपी सरकार को देखने को मिला, लेकिन हर चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसका एक सॉल्यूशन निकाला। उस सॉल्यूशन को ही अब ये सीधे सीधे कह रहे हैं सॉल्यूशन नहीं था, वो तो पॉल्यूशन था। आपने तो राजनीति की ही नहीं, आपने तो सिर्फ एक वर्ग विशेष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर चाहे वो जनसंख्या नीति की बात हो या फिर जैसा भी मजार पर जाने की बात हो। तमाम तरीके से कहा जा रहा है कि आपको मुस्लिम विरोधी पार्टी बताने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है दूसरी विपक्षी पार्टियों ने। अनिला सिंह जी, नहीं, जो विपक्षी पार्टी ये कहती है ना भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है, तो ये वो लोग हैं जो मुस्लिम्स को इन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, 2019 का ही चुनाव ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ने मैक्सिमम वोट समाजवादी पार्टी को किया था। ठीक है, उससे पहले के भी चुनाव देख लीजिए, या तो समाजवादी पार्टी को किया या बीएसपी को किया या पहले कांग्रेस पार्टी को किया। क्या इन राजनीतिक दलों ने कभी भी इनका जो लाइफस्टाइल पैरामीटर्स होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया? नेशनल एवरेज से ये लोग इतने ज्यादा नीचे रहते हैं, चाहे लिटरेसी में देख लीजिए, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी में देख लीजिए, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है वो देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहते हैं हम मुस्लिम विरोधी है। साहब, आपने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? मेरा तो ओपन चैलेंज है लावनी जी, मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है, मैंने बाकायदा पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जब सत्ता में आए हैं मोदी साहब 2014 से लेकर अब तक हमने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए। और कांग्रेस जो आजादी से लेकर अब तक, समाजवादी पार्टी, बीएसपी उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए क्या किया? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब हिम्मत चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए कदम उठाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद मतलब ये सोच देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी मुझे लगता है सहमत नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। ले आइए आमने सामने सत्येंद्र जी और अनिला जी को। सत्येंद्र जी सहमत नहीं है आपकी बात से? अनिला जी, सत्येंद्र जी। मैं सबसे पहले तो कि भाई इनकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी पार्टी का जो ऊपर से जो पूरी एक मोनोपोली बनी हुई है, कि ये लोग झूठ का बहुत बड़ा सफाई से सौदा करते हैं। वो झूठ ऊपर से बाकायदा पूरी योजना के साथ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने गिनवाई है, मैं गिनवाना शुरू करती हूं।
आज बताइए, गिनवाइए जब से समाजवादी इनकी पार्टी ने सरकार बनी है, क्या क्या किया, जब से आपकी सरकार गिनवाइए बनी समाजवादी है, पार्टी ने झूठ मुसलमानों के के लिए क्या क्या अलावा किया, गिनवाइए समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, भाषण देना बंद करिए, लगते हैं भाषण देना बंद करिए, गिनवाइए 1 2 3 4 गिनवाइए, भाषण देना बंद करिए, एक काम नहीं किया। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। आप लोगों के झूठे पोस्टर लगते हैं, कभी स्टार एक्सप्रेस लेके, कभी पार्क एक्सप्रेस हिम्मत हो जा रही है ना झूठे गरीबों कि के आप लिए लोगों ने वोट बैंक बना रखा है और आप लोग मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं, और मेरे से बड़ा एडवोकेट जो है मुसलमानों का कोई नहीं हो सकता। आप जैसे राजनीतिक दलों ने ये हिम्मत दी है कि वो जो है तेलंगाना को छोड़कर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की सोच रहे हैं। पार्टी ने लोगों को लूटा है, जो सरकार ने प्रधानमंत्री छोड़िए, बताइए मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, गिनवाइए गिनवाइए। लोगों ने लाखों का सौदा किया है, पूरे देश में लाखों शहरी हैं, आप लोगों ने लाखों का सौदा किया, जनता आपको माफ नहीं करेगी। सत्येंद्र जी, उन्होंने आपसे 4 बार कम से पूछा कम से कम कि आप लोगों ने क्या किया, जरा यही बता दीजिए। वो तो पूछ रही है, जरा बता दीजिए क्या क्या किया आपने। इनको जनता जवाब देने के लिए तैयार है। सत्येंद्र जी, पूरे देश में सत्येंद्र जी भाषण मत दीजिए, ये मंच भाषण के लिए नहीं है, ये मंच भाषण के लिए नहीं है, तर्कों पर बात हो रही है ना, तर्क दीजिए ना। उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा कि आपने क्या क्या किया, अगर आपके पास नहीं है तो जरा डॉक्टर उमा शंकर जी भी हमारे साथ है, शायद वो बता सके, क्योंकि वो तो मिल गए हैं ना ओवैसी जी के साथ। तो आ जाइए, ओवैसी के साथ मिल गए हैं आप डॉक्टर उमा शंकर जी। आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा, अरे सबसे ज्यादा तो आपने कहा, सबसे ज्यादा ये काम तो आपने कहा, आपकी पार्टी तो मौलाना साहब की पार्टी ही कही जाती रही है। सच को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आपको चुप कहाँ रहा है, आपको दर्द कहाँ हो रहा है ये बता दीजिए, आपको दर्द कहाँ हो रहा है ये बता दीजिए, क्योंकि आपने पूरे डिबेट के दौरान जो इस डिबेट की थीम थी सत्येंद्र जी, आप उस थीम को छूने तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप एक शब्द बोल सके, क्योंकि आपको डर लगता है आपके कोर वोटर खिसक ना जाएं। आपसे जो देशद्रोही जुड़े हुए हैं ना, जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, वो कहीं दूर ना चले जाएं। चलिए, आपका नेक्स्ट एजेंडा समझ में आ गया। डॉक्टर उमा शंकर, ठीक है सत्येंद्र जी, एक सेकंड, ठीक है सत्येंद्र जी। डॉक्टर उमा शंकर चलिए, सजदा तो कराए हैं आप लोग, मैं तो सिंपल राजा सुहेलदेव जी के पास जरा प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहिए। सत्येंद्र जी का जरा फेडे डाउन करिए, उमा शंकर जी को जरा टर्न पे लेके आइए। ठीक है सत्येंद्र जी, उमा शंकर जी। क्या जरूरत है, कभी भाजपा वालों ने याद किया। आज सोचिए, जब नेताजी 2 साल इनके साथ थे, जब ओबीसी के बंटवारे की बात आई, जो सामाजिक न्याय कमेटी आज पूरे दान में पड़ी हुई है, आज उनके परिषदों के लिए क्यों नहीं आपने लागू कर दिया। और यही माननीय अनिल राजभर जी, इनसे जब पूछा अनिता जी से कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जब की बात आई, तो विधानसभा में पास कराने की बात नहीं करते हैं, और वो कहते हैं राजभर समाज को इस प्रकार कुछ रहे। तो आज इतने साल के बाद जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव को आगे किया है, तो आज आपको महाराजा सुहेलदेव जी याद आ रहे हैं कि हिंदुओं के राजा है। आज तक उनके बंदों को आपने याद नहीं किया, उनके बंदों के साथ में कभी आपने उसको ध्यान दिया। जब नेताजी यही समझौता किए और समझौता करने के बाद जब सरकार में आए, तो ओबीसी बंटवारे की बात किए और जनजाति की बात किए। अनिला जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। डॉक्टर उमा शंकर जी ने आरोप लगा दिया कि आप चुनावों के समय में, मेरा जवाब बोलिए, चुनावों के समय में ही क्यों याद आया ये आरोप लगा, बताइए। राजभर समाज दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो भाई बहन अनिता जी, ठीक है डॉक्टर उमा शंकर जी, ठीक है। अब आपने इतने सवाल पूछे, जरा उनका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि समय की कुछ सीमा है। जल्दी से अनिला जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो राजभर साहब के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर उमा शंकर राजभर, इनको सीधी सी बात एक समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कान में इन्होंने रुई डाली हुई है। साहब, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, उसका आपको राजभर समाज को देना है। राजभर जी को, राजभर समाज को देना है। जैसे ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा एडवोकेट समझते हैं मुसलमानों का, वैसे ही आपके जो नेता है वो सोचते हैं कॉपीराइट ले रखा है राजभर समाज का। उत्तर उनको दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो पूरी दुनिया जानती है। अरे 17-16 छोड़िए, 17-16 छोड़िए,
ओवैसी के बगल में जो आपके नेता खड़े हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए क्या है। जनता को जवाब देना है और जनता ही जनार्दन होती है। अविनाश जी, लास्ट कमेंट आपका और फिर इस डिस्कशन को खत्म करती हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, सबका एजेंडा समझ में आ गया। अविनाश जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर खत्म करती हूँ इस चर्चा को। अविनाश जी जल्दी से 5 सेकंड सर। की बात ये कह रही है कि ये नीति के बारे में आपने सुना किसी के मुंह से, ये राजभर समाज की बात कर रहे हैं, ये गाजी की बात कर रहे हैं, ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। आपने इनके वक्तव्य में कहीं भी आपने यूपी शब्द का इस्तेमाल सुना? ये बड़े ही संकीर्ण लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, और ये एक किसी तरह गणित बैठाना चाह रहे हैं। समाज बिल्कुल इनके साथ नहीं है। ये चलिए, समाज को तय करना है, समाज को तय करना है कि देश का विरोध करने वाले यानी देश विरोधियों के साथ। ठीक है अविनाश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज इस चर्चा में महत्वपूर्ण रूप से हिस्सा लिया। आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है, चुनावों की दहलीज पर आ चुका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट है। याद रखिएगा, दिल्ली की सत्ता पर पहुंचने का बड़ा रास्ता होता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मुखिया वही हो सकता है जो देश को सर्वोच्चता प्रदान करता हो, देश और देश हित की बात को सर्वोच्चता प्रदान करता हो, देश के नायकों को सर्वोच्चता प्रदान करता हो। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब कुछ देखती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए अगला कदम उठाने से पहले जरा पब्लिक के मन को भी टटोल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।